जनवरी में ट्रंप युग का आरंभ होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप का पहला मिशन यूक्रेन रूस में समझौता कराकर युद्ध रुकवाना होगा। सीज फायर के वक्त रूस क्या हासिल कर सकता है और यूक्रेन क्या गंवा सकता है, ये सब निर्भर करेगा उस दौरान के मौजूदा हालात पर। यही वजह है कि रूस बेहद तेजी से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। रूस ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटकर एक विशेष अभियान चलाया ताकि यूक्रेन रूस के कब्जा मिशन को नाकाम न कर सके। डोनेस्क लुहांस्क को कब्जा करके डोनबास रीजन को रूस में मिलाना पुतिन का बहुत बड़ा ख्वाब रहा है और रूस की सेना अब डोनेस्क में लगातार जीत हासिल कर रही है। ये रूस के मिशन दिसंबर का असर है। ये रूसी सेना को मिले अल्टीमेटम का असर है। जिसने पूरे यूक्रेन में तबाही का सैलाब ला दिया है। एक साथ रूसी फौज ने कई मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को कुचलने का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे अहम है डोनेस्क। डोनेस्क की जंग में अब रूसी सेना यूक्रेन पर हावी है और पुतिन का ख्वाब सच होने की ओर है। पोक्रोवस्क में रूस ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। चंद किलोमीटर के दायरे वाली कुछ जगहें बची भी हैं, तो वहां भीषण जंग चल रही है। पोक्रोवस्क में रूस की आर्टिलरी, रूस की पैदल सेना और उन्हें मिल रही हवाई मदद, इन सब के सामने यूक्रेन बेहद कमजोर साबित हो रहा है। पोक्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना का संहार हुआ है। 24 घंटे में ही यूक्रेन के 145 सैनिकों की मौत हो गई है। रूस के पास सैनिकों की कमी नहीं, इधर यूक्रेन में गिनती के जवान बचे हैं। नाटो की बेरुखी बढ़ी तो यूक्रेन की शक्ति कम हुई और अब जिस डोनेस्क को यूक्रेन मुक्त कराने का मिशन चला रहा था वो उल्टा साबित हो रहा है। यूक्रेन की तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। यूक्रेन ने पूर्वी डोनेस्क के कमांडर को बदल दिया। नए कमांडर ने रूसी फौज पर नई रणनीति से हमला किया, लेकिन हथियार और सैनिकों की कमी यूक्रेन पूरी नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी फौज ने डोनेस्क के पोक्रोवस्क पर कब्जा जमा लिया। पोक्रोवस्क के कुछ ही इलाके बचे हैं जहां इस वक्त भीषण जंग चल रही है। पोक्रोवस्क को गंवाना यूक्रेन के लिए जल्द ही पूरे डोनेस्क को गंवाने का संकेत दे रहा है, क्योंकि पोक्रोवस्क से ही डोनेस्क के बाकी इलाकों में यूक्रेनी सेना तक हथियार पहुंच रहे थे। यह शहर पूर्वी और मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार है। पोक्रोवस्क से यूक्रेन में कोयले की सप्लाई होती है। पोक्रोवस्क यूक्रेन का अहम औद्योगिक शहर है। अब पोक्रोवस्क की जंग एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गई है। इस जगह का नाम है कुराखोव। यूक्रेनी सरकार ने पोक्रोवस्क को बचाने के लिए अपनी सेना को डटे रहने का आदेश दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन की एक स्पेशल यूनिट कुराखोव में घिर गई। इस यूनिट ने सरकार से 8 बार वापस लौटने का आदेश मांगा था। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर के लिए कुछ घंटे की मोहलत दी। यानी पोक्रोवस्क युद्ध के आखिरी चरण में या तो यूक्रेन के 700 सैनिक पकड़े जाएंगे या फिर रूसी फौज उन्हें खत्म कर देगी। रूसी सेना सैनिकों पर हमले के साथ ही यूक्रेन के हथियारों को भी खत्म कर रही है।
और दिसंबर में दिन बीतने के साथ यूक्रेन पर हमले की रफ्तार तेज होती जा रही है। खेरसोन में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को भस्म कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन सुखोई 25 से हवाई हमले की कोशिश की थी, लेकिन S-400 एयर डिफेंस की वजह से यूक्रेनी हमला नाकाम रहा। यूक्रेनी फाइटर जेट गिराना रूस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे यूक्रेन की हवाई ताकत और कम हो गई है। यूक्रेन में रूस खास रणनीति से हवाई हमले कर रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन के 3 बड़े हथियार गोदाम भी नष्ट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों गोदामों में यूक्रेन के घातक ड्रोन का भंडार था। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क और किवोरोग्राद, निकोलेव, सुमी, पोल्टावा, खार्किव के लिए भी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। एक ही दिन में 130 आत्मघाती ड्रोन, कुछ ही घंटों में हवा से मिसाइलों की बौछार। रूस के हमले में रफ्तार की वजह है दिसंबर का यह महीना, जो अपने अंत के साथ ही सिर्फ नया साल नहीं बल्कि अमेरिका में ट्रंप का शासन का नया युग लाने वाला है। रूस के लक्ष्य का अंदाजा पुतिन के करीब और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की बातों से हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के कई इलाकों का विलय रूस में होने वाला है। कुछ ही दिनों में यूक्रेन के इलाकों पर रूस का कब्जा होगा। खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और डोनबास रूस के हिस्से बनेंगे। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए बिजली सप्लाई केंद्रों पर रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। यूक्रेन को डिफेंसिव मोड में लाने के लिए रूस कामिकाज़ी ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस का कब्जा प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेरसोन में रूस के सैनिकों का चक्रव्यूह तैयार है। ज़ैपोरिज़िया में आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर की तैनाती हो चुकी है। डोनेस्क में पोक्रोवस्क जीतकर कब्जे को आसान बनाया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस एक बार फिर यूक्रेन को निप्रो के एक हिस्से में समेटने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के बड़े शहरों को जीतकर रूस ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बहुत मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश में है, ताकि युद्ध विराम के समझौते के साथ ही यूक्रेन भविष्य के लिए भी बेहद कमजोर हो जाए। रूस ने इस मिशन के लिए अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया है। रूसी आर्मी का एक हिस्सा यूक्रेन में ब्लैकआउट की कोशिश करेगा, दूसरा हिस्सा यूक्रेनी हथियार गोदामों को नष्ट करेगा। रूस की आर्मी का एक हिस्सा यूक्रेन के अहम ब्रिज को नष्ट करेगा, दूसरे हिस्से को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को जलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी रूस की फौज 2 हिस्सों में बंटकर यूक्रेन को कमजोर भी कर रही है और उसकी सैन्य और हथियारों की ताकत को नष्ट कर रही है। रूस की सेना को सब कुछ तेज रफ्तार से करना है, क्योंकि जनवरी में ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस के हमले, फाइटर जेट हेलीकॉप्टर से रूस ने हमला किया। 24 घंटे में 75 यूक्रेनी मोर्चे तबाह कर दिए। यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत का दावा किया जाए। इधर ट्रंप की जीत से यूरोप के कई देश आशंकित हैं। ईयू का मानना है कि ट्रंप पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकते हैं, जबकि यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन के लिए अमेरिका की नीति में कोई बदलाव ना हो। इसलिए ईयू की आने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा कि यूक्रेन की जंग में यूरोप की सेना को उतार दिया जाए। ईयू देशों के बढ़ते समर्थन के बाद ज़ेलेंस्की का मनोबल बढ़ गया है। रूस के साथ साथ यूक्रेन के चेचेनिया पर भी हमले किए हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से कहा कि देश की रक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन की जंग में यूरोप के सैनिक आते हैं तो जंग पूरे यूरोप में फैल सकती है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद यह माना जा रहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध में शांति समझौता हो सकता है।
लेकिन बाइडेन प्रशासन और यूरोपियन यूनियन के देश ऐसा नहीं चाहते। यूरोपियन यूनियन को भय है कि अगर ट्रंप रूस की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाते हैं तो इससे पुतिन का मनोबल बढ़ेगा और वो भविष्य में यूरोप के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को $6 बिलियन की मदद जारी करने वाला है और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के इशारे पर रूसी धरती पर हमले तेज कर दिए गए ताकि युद्ध विराम की संभावनाएं बहुत कमजोर हो जाएं। 14 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस की धरती पर ही नहीं बल्कि पुतिन के सहयोगी रमजान कादिरोव की धरती पर भी बड़े हमले किए। दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव में तगनरोग एयरबेस पर हमले किए, जिसमें पुतिन के विशेष विमान फ्लाइंग क्रेमलिन को भी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। इसके बाद 14 नवंबर को यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के एयरबेस पर हमले किए। इस बार यूक्रेन का निशाना रूस का क्रेमिस्क एयरफील्ड बना है। यह एयरफील्ड क्रास्नोदर में है और यहां से रूस के विमान यूक्रेन पर हमले करने के लिए उड़ान भरते हैं। क्रीमिया के करीब बने इस एयरबेस पर यूक्रेन ने पहले भी कई बार हमले किए हैं। लेकिन 14 दिसंबर को हुए इस हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के हमले में क्रेमिस्क एयरफील्ड पर रूस के Su-30 फाइटर जेट तबाह हो गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 10 से ज्यादा फाइटर जेट तबाह होने की रिपोर्ट है। इसके साथ ही यूक्रेन ने क्रास्नोदर रेलवे लाइन पर कई हमले किए। यूक्रेन के इन सैबोटाज हमलों में रूसी रेलवे के लोकोमोटिव इंजन्स को टारगेट किया गया। ड्रोन हमलों के साथ साथ यूक्रेन ने रूस पर अपने एजेंटों के जरिए सैबोटाज हमले कराने तेज कर दिए। 14 दिसंबर को रूस की राजधानी मॉस्को के प्रियाजिनो क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। यूक्रेन ने सीमा से सटे बेल्गोरोद शहर पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही एक महिला और नवजात बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन के हमले से धधकते ओरियोल के ऑयल डिपो की आग 24 घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। खास बात यह है कि यूक्रेन ने पहली बार पुतिन के मित्र रमजान कादिरोव की जमीन तक हमले किए। चेचनिया में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। और यूक्रेन ने चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर निप्रो से ड्रोन हमला किया। निप्रो से ग्रोजनी की दूरी 1000 किलोमीटर है। हमले के लिए यूक्रेन ने E-300 एयरक्राफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया। दावा है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GUR ने डिजाइन किया है। ग्रोजनी पर हमले के लिए अमेरिकी सेना ने इंटेलिजेंस इनपुट दिया। E-300 ड्रोन यूक्रेनी कंपनी एरोड्रोन प्रोजेक्ट ने बनाया। इस ड्रोन को हथियार डिलीवरी और हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। E-300 ड्रोन 300 किलोग्राम तक विस्फोटक या सामान लेकर उड़ान भर सकता है। दावा है कि इस एयरक्राफ्ट टाइप ड्रोन की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। पहली बार चेचनिया तक यूक्रेन का ड्रोन पहुंचा है और इसके पीछे युद्ध विस्तार की रणनीति काम कर रही है। 30 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका की यूक्रेन नीति बदल सकती है और उससे पहले यूरोपियन यूनियन के देश चाहते हैं कि जंग को उस स्थिति में पहुंचा दिया जाए जहां से समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाए। इसीलिए 18 से 19 दिसंबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में EU देशों की मीटिंग हो रही है। ब्रसेल्स की मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बड़ा प्रस्ताव रखने वाले हैं। रिपोर्ट है कि मैक्रो यूक्रेन में EU सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव रखने वाले हैं। समझौता होने की सूरत में यूक्रेन की धरती पर EU सैनिकों को पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा। हालांकि रूस का दावा है कि EU देश अपनी फौज को आधिकारिक तौर पर यूक्रेन युद्ध में उतारने का प्लान बना रहे हैं।
18 से 19 दिसंबर को होने वाली इस मीटिंग में आखिरी दिन यानी 19 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे और ईयू नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन में अगर पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर ईयू की सेना की तैनाती होती है तो रूस और यूरोपीय देशों के बीच जंग की शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने तैनाती का प्रस्ताव रखे जाने से पहले ही यूरोप को चेतावनी जारी कर दी। पुतिन ने इशारों में संकेत दे दिए हैं कि वो अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और बेहतरीन हथियारों के इस्तेमाल का मतलब है परमाणु हथियार डिलीवर करने वाली अजय मिसाइल। ईयू सैनिकों की तैनाती की आशंका को देखते हुए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेड़े का भौगोलिक विस्तार शुरू कर दिया। रूस की ओरेश्निक मिसाइलों को बेलारूस की धरती पर तैनात कर दिया गया है। बेलारूस में पहले ही रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। जरूरत पड़ने पर रूस बेलारूस की धरती से भी मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। रूस ने अपने सबसे विनाशक हथियार तैनात कर दिए हैं। अगर ईयू की सेना यूक्रेन की जमीन पर तैनात होती है तो यूरोप और रूस की जंग शुरू हो सकती है और इसका मतलब होगा अमेरिकी सेना को भी जंग में उतरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खार्किव में रूसी डिफेंस का एक्शन, यूक्रेन का MiG-29 जेट गिरा और यूक्रेन के 4 हाइमार्स सिस्टम भी नष्ट। सीरिया में इजरायली सेना की बमबारी अब और तेज हो गई है। इजरायली एयरफोर्स सीरियाई सेना के उन हथियारों को तबाह कर रही है जो विद्रोही संगठनों के हाथ लग सकते हैं। उधर ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान को डर है कि सीरिया के बाद इजरायल और अमेरिका उनके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या सीरिया के बाद इजरायल और अमेरिका का अगला टारगेट ईरान है? ईरान की चिंता इस वक्त बहुत बड़ी हुई है। तेहरान में मौजूद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और ईरान के सैन्य अफसर दहशत में। ईरानी इंटेलिजेंस को खुफिया इनपुट मिला है कि सीरिया के बाद इजरायल और अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान लॉन्च कर सकते हैं। ईरान इस खतरे को टालने के लिए कैसी तैयारी और तैनाती कर रहा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ईरान में इस समय भय इसलिए व्याप्त है क्योंकि सीरिया में इजरायली वायुसेना उन इलाकों पर बमबारी कर रही है जहां सीरियाई सेना और IRGC के ठिकाने। इजराइल ने दमिश्क, होम्स और हमा में सिर्फ 4 घंटे के अंदर 52 एयर स्ट्राइक की। यह मिसाइल वर्षा रूस और सीरिया की संयुक्त सेना, जिसे सीरियन अरब आर्मी कहते हैं, उसके ठिकानों और हथियार गोदामों पर की गई। इजरायली सेना के मुताबिक उसके हमले में सभी टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इजरायली एयरफोर्स इसी तरह सीरिया में हर उस प्रांत में हमले कर रही है जहां सीरियाई सेना के ठिकाने और हथियार डिपो। इजरायली सेना ने सीरिया में मौजूद उस पूरे रूट को भी तबाह कर दिया जिसके जरिए हिजबुल्लाह को ईरानी हथियारों की सप्लाई होती थी। इस बात की पुष्टि खुद हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने की। नईम कासिम ने कहा कि सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हथियार सप्लाई रूट ध्वस्त हो चुका है, लिहाजा हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह शक्ति विहीन हो जाएगी। सीरिया में इजराइल के विध्वंसक सैन्य अभियान से न सिर्फ ईरान दहशत में है बल्कि जॉर्डन भी चौकन्ना हो गया। जॉर्डन ने सीरिया से लगती सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी।
ताकि सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके जॉर्डन में घुसपैठ न कर सके। और सीरिया में अब जो नए समीकरण बने हैं उससे सीरिया का नक्शा बदल सकता है। सीरिया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सीरिया के तीनों हिस्सों पर 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। ये देश हैं तुर्की, इजराइल और अमेरिका। उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित गुट सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ ने तुर्की के सामने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में अब इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर सकता है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस है। इसी इलाके में अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि इस हिस्से को अमेरिका अपने नियंत्रण में रख सकता है। और इजराइल गोलन हाइट्स की तरफ से भीषण हमला करते हुए दमिश्क तक पहुंच चुका है। गोलन हाइट्स से लेकर दमिश्क और उसके आगे तक के भूभाग पर इजराइल कब्जा कर सकता है और इस तरह से सीरिया के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन तीनों हिस्सों में 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। सीरिया के 3 टुकड़े होने और उन तीनों टुकड़ों पर 3 देशों का कब्जा होने की आशंका तब और बढ़ गई जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि आने वाले वक्त में सीरिया के कई प्रांतों पर तुर्की का कब्जा हो सकता है। साफ है कि तुर्की की मंशा भी सीरिया की जमीन को कब्जाने की। उधर अमेरिका सीरिया में उन इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है जिन इलाकों को रूसी सेना छोड़ रही है। यही वजह है कि सीरिया पर 3 देशों के कब्जे का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर रूसी सेना सीरिया से निकल तो रही है लेकिन वो पूरी तरह से सीरिया को खाली नहीं करेगी। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रूसी सेना सीरिया में आगे भी मौजूद रहेगी। इसके लिए रूस विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम से बातचीत कर रहा है। अगर डील हुई तो रूसी सेना तार्तुस और खमीमेम एयरबेस पर तैनात रहेगी। सीरिया में जो कुछ हो रहा है उससे न सिर्फ रूस बल्कि ईरान को भी बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। ईरान को डर है कि सीरिया के बाद इजराइल और अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य अभियान लॉन्च कर सकते हैं। यही वजह है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया। ईरान अपने परमाणु केंद्रों को सुरक्षित बनाने में जुट गया है। दरअसल इजराइल अब ईरान पर हवाई हमले के लिए सीरिया के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि ईरान ने अपने सबसे बड़ा परमाणु केंद्र नतांज के आसपास बड़ी सुरक्षा दीवार तैयार कर ली। नतांज एटमी सेंटर को बचाने के लिए ईरान ने कई खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। लेकिन सच यह है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर धावा बोला तो वो अपने एटमी मिशन की रक्षा कर पाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और माना जा रहा है कि जनवरी में गाजा में युद्ध विराम की कोशिश कामयाब होगी, लेकिन उससे पहले गाजा में विध्वंस जारी है। हमास के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों पर गोरिल्ला हमले कर रहे हैं। बौखलाहट में इजरायली सैनिक ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। स्कूल और रिफ्यूजी के टेंट्स पर भी बमबारी की गई है। हमास ने दावा किया है कि इजरायल जानबूझकर गाजा में बंधकों को भी खत्म कर रहा है। गाजा में विध्वंस का दौर जारी है। धमाकों के शोर के बीच ना तो इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो रही है और ना ही हमास के लड़ाकों के हमले रुक रहे हैं। गाजा में इजराइल के अब जबरदस्त गुस्से और बौखलाहट का दौर है, क्योंकि इतनी लंबी जंग के बाद भी गाजा में हमास का हौसला कायम है। ये जबालिया कैंप का इलाका है जहां इजरायली सेना कई महीने से ऑपरेशन चला रही है। इमारतों को मलबा बना दिया गया है, लेकिन हमास की जड़ें आज भी इन इलाकों में कायम है। टूटी हुई इमारतों से अचानक रॉकेट प्रहार हो रहा है। हमास के लड़ाके ऊंची इमारतों से अचानक गोलियां चला रहे हैं। जबालिया कैंप में इजरायली सेना पर कई हमले हो चुके हैं।
इमारतों के भीतर से हमास के लड़ाके सेना पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इजरायली सैनिक हमास के लड़ाकों की मौजूदगी का पता नहीं लगा पा रहे। यही वजह है कि मौजूदा दौर में भी इजरायली सेना के टैंक और ट्रक को भी नष्ट किया जा रहा है। इस बीच अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। अल कस्साम के मुताबिक इजरायली पीएम गाजा के बंधकों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इजरायली सेना वहां हमले कर रही है जहां इजरायली बंधक है। बंधकों की मौत सुनिश्चित करने के लिए कई बार हमले किए जा रहे हैं। अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि इजरायली सेना को जहां भी बंधकों की जानकारी मिलती है वहां सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बजाय सब कुछ नष्ट करने के मकसद से हमला करती है। गाजा में बंधकों की मौत का जिम्मेदार हमास नहीं बल्कि नेतन्याहू की सरकार और आर्मी। हालांकि पीएम नेतन्याहू ने इन आरोपों पर सफाई दी। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास झूठ फैला रहा है और मनोवैज्ञानिक हमले कर रहा है। मैं शुरू से बंधक और उनके परिवारों के साथ हूं। इजराइल की तरफ से भी जवाब देने के लिए वीडियो जारी किया गया है। दावा है कि हमास खुद को फिलिस्तीनियों के लिए जंग लड़ने वाला संगठन बताता है, लेकिन हमास खुद फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता रहा है। हमास ने अपनी स्नाइपर ब्रिगेड को भी तैनात किया हुआ है। ये लड़ाके बहुत दूर से छिपकर इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। जिसकी वजह से गाजा में इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। वेस्ट बैंक में ग्रेनेड और गोलियों से हमले किए गए। रामल्लाह में सेना ने विशेष तलाशी अभियान चलाया। हमास का दावा है कि इजरायली सेना ने गाजा सिटी के एक स्कूल पर हवाई हमले किए, जिसमें महिला और बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि शरणार्थियों के बीच हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, जिन्हें निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सोवियत संघ का भले ही विघटन हो चुका हो, लेकिन पुतिन अपना प्रभाव उन हिस्सों पर राज भी रखते हैं जो कभी संघ में शामिल थे, और इन देशों में अंदरूनी संघर्ष की वजह भी यही है। एक पक्ष यूरोप के ओर आकर्षित है तो दूसरा पक्ष रूस की तरफ। जॉर्जिया में चुनावी प्रक्रिया के बीच शुरू हुआ संघर्ष का कारण भी यही है, और अब यह संघर्ष गृह युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। आखिर स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई, देखिए सुन। चुनाव पर छिड़ा संग्राम, जॉर्जिया में कोहराम। जो लोग नहीं चाहते थे वही हुआ, और जॉर्जिया में विरोध का नया दौर शुरू हो गया। ये जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी, जहां 1 महीने से भी ज्यादा समय से सड़कों पर विद्रोह की आग भड़क रही। ये विद्रोह था नई सरकार के खिलाफ, जिसे और ज्यादा भड़का दिया है राष्ट्रपति के चुनाव। जॉर्जिया की जमीन पर दहक रही विरोध प्रदर्शन की ज्वाला क्यों भड़की? एक चुनाव में कैसे जॉर्जिया पूरी तरह बदल गई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रदर्शन की भूमिका को पहले समझ लीजिए। ये जॉर्जिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिखाइल कावेलशिवली, और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया ऐसी है जिसने जॉर्जिया का इतिहास बदल दिया।
ये पहली बार है जब जॉर्जिया में किसी राष्ट्रपति को सीधे वोट से नहीं बल्कि निर्वाचन मंडल ने चुना। और इसी आशंका को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया के पहले से प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। लेकिन ऐसा क्यों? जॉर्जिया में जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पुतिन समर्थक है। फरवरी में हुए चुनाव में जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के ही इराकली कोवाखेड्जे प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। लेकिन जॉर्जिया में ही द वे ऑफ जॉर्जिया पार्टी यूरोप समर्थक है और 2018 से अब तक इसी पार्टी की सेलोम जोराबिचविली राष्ट्रपति रही। पर अब सीधे वोटिंग के बजाय निर्वाचन मंडल ने नया राष्ट्रपति भी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के मिखाइल कावेलशेविली को चुना है, जिससे जॉर्जिया के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की उम्मीद खत्म हो गई। इसी आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ईयू समर्थक लोगों ने तिबिलिसी में प्रदर्शन शुरू किया और नए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। यानी यह स्थिति रूस के लिए फायदेमंद है। इसलिए पुतिन विरोधी इस चुनाव प्रक्रिया को जॉर्जिया के लिए काला अध्याय बता रहे हैं, जबकि नई प्रक्रिया से हुआ राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन मंडल पारदर्शी बता रहा है। इस प्रक्रिया को विस्तार देते हुए बताया गया है कि जॉर्जिया में 300 से 200 वोट पाने वाला ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ इलेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 सांसदों में से 170 से ज्यादा का वोट डालना भी अनिवार्य किया गया और कावेलशेविली को 300 में से 244 वोट मिले। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव की इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके पीछे वजह यूरोपियन यूनियन की सदस्यता है, जिसे लेकर सत्तासीन पूर्व के विरोधी दलों ने कदम भी आगे बढ़ाए थे। लेकिन इन कदमों को अब नए दल ने पीछे खींच लिए हैं, इसीलिए जॉर्जिया जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।